नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम। आप सभी प्यारे मित्रों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य रचना। वाक्य रचना जरा ध्यान देंगे तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हिंदी विषय को लेकर के, अगर परीक्षा भर्ती में हिंदी विषय दिया हुआ है तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। वाक्य रचना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ बहुत सरल और मज़ेदार टॉपिक भी है। बहुत सारे बच्चों के अभी तक अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आज इस बात की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि आज इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम मुख्य बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाक्य किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो देखिए, वाक्य जो है, वैसे तो कहें तो भाषा की अर्थ की दृष्टि से, किसकी? भाषा की अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है। प्यारे मित्रों, इस बात से आपका अर्थ आपको इस तरह लगाना चाहिए कि भाषा में आपका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अगर इस लिहाज से अगर भाषा को देखा जाए कि अर्थ उसमें स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिहाज से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य है। और जो आप पुस्तकों में देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन यहाँ पर सुनना जरा सा और समझने का प्रयास करना, क्या वर्ण की वजह से भाषा का आदान प्रदान हो जाता है? भाषा का आदान प्रदान मतलब आपके विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। भाषा का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। इस बात से आप जरूर वाकिफ होंगे कि विचार एक दूसरे के पास में संप्रेषित करते हैं तो वो किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से। मेरी बात मैं आपको समझाऊंगा तो किसके माध्यम से समझाऊंगा? भाषा के माध्यम से। अब मेरी बात आप तब समझोगे जब मैं कोई वाक्य बोलूंगा, ना कि मैं कोई वर्ण बोलूंगा। मैं वर्ण बोल दूं तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? मैं अगर आपको कै बोल दूं कि कै, तो क्या आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और मान लीजिए मैं आपको कै की जगह कै मैं ल बोल दूं, तो क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? नहीं समझे है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, ना तो वर्ण से भाषा का पूर्ण रूप हमारे सामने आता है और ना ही शब्द से हमारे सामने भाषा का पूर्ण रूप सामने आता है। तो यदि मैं वाक्य बना दूं, क्या बना दूं प्यारे मित्रों? वाक्य बना दूं, जैसे कमल बाजार जाएगा। देखना, ये बहुत प्यारा सा वाक्य है। अब आप बताओ, मैं अगर ये पूरा वाक्य बोल दूं तो क्या आपको मेरे विचारों का प्रकटीकरण आप तक नहीं पहुंचा है? आप तक मेरी बात नहीं पहुंची है? पहुंच गई है अच्छे से? आपको समझ में आ चुकी है ये बात कि कमल बाजार जाएगा, मतलब आपके साथ मेरे विचारों का आदान प्रदान हो गया है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि अर्थ के लिहाज से अगर देखा जाए तो भाषा की न्यूनतम या सूक्ष्मतम या फिर सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वो वाक्य है। क्लियर है? तो एक बात तो ये समझ लीजिएगा। और मैं यहाँ पर, ये तो थी इसकी मोटी बात। और अगर मैं बात करूं वाक्य की सटीक परिभाषा की, तो वाक्य की सटीक परिभाषा क्या होती है जरा समझने का प्रयास करना प्यारे मित्रों। देखना कि कोई शब्द समूह है, कोई शब्द समूह है या फिर कोई सार्थक शब्द समूह है,
कोई शब्द समूह है जिससे अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो सके वाक्य कहलाता है। अब ध्यान दें, ऐसे पदों का समूह है जिनको हम व्यवस्थित रख दें तो उसके बाद हमारे विचारों का आदान प्रदान सरलता से हो जाए, वो पदों का समूह सार्थक अर्थ दे या फिर अपने विचारों को संप्रेषण करने में आपकी मदद करे, अच्छे से आपकी बात को पहुंचा दे सामने वाले तक, तब तो वो क्या है, वाक्य है। अदरवाइज उसे हम वाक्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे चलिए हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, देखना यहां पर जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लेता हूं तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम में होना भी बेहद जरूरी है। तो देखना प्यारे मित्रों, राम ने रावण को मारा। अब यहां पर देखना, ये एक पूरा का पूरा वाक्य है और इन शब्दों का कोई ना कोई क्रम है, और क्रम होने के कारण इसे हम वाक्य कह सकते हैं। ये तो है वाक्य। अब देखना, मैं इन शब्दों को अव्यवस्थित ढंग से सजा देता हूं, अव्यवस्थित तरीके से रख देता हूं, तो क्या आप उसे वाक्य कहेंगे? इससे अर्थ का स्पष्टीकरण हो रहा है, आपके विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से हो रही है, इसलिए इसको वाक्य कहेंगे। अगर मैं यहां पर इसी वाक्य में जो शब्द हैं उनको मैं अस्त व्यस्त कर दूं तो देखना इस वाक्य का क्या हो जाएगा। अब बताओ, शब्द तो उतने ही हैं इसमें, देखो मैंने वो सारे शब्दों को नीचे भी लिखा है, लेकिन ये क्या नहीं है, व्यवस्थित ढंग से नहीं है। और व्यवस्थित ढंग से नहीं होने के कारण क्या आप इन शब्दों के समूह को वाक्य कहोगे मित्रों? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनसे कोई अर्थ का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, कोई सार्थक शब्द समूह नहीं है ये। ने राम रावण मारा को, ये मतलब आपको इससे आपके विचारों का क्या आदान प्रदान हो रहा है? क्या सामने वाले तक आप अपनी बात को अच्छे से पहुंचा पा रहे हैं? ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो वाक्य में शब्दों का चयन ढंग से नहीं करते हैं, तो उनकी बात समझने में बड़ी कठिनाई होती है। तो मेरा मानना यह है कि शब्दों को व्यवस्थित ढंग से जचा करके ही वाक्य का निर्माण करें, ताकि आपका जो बात कहने का तरीका है वो अच्छे से सामने वाले को समझ आ सके। ठीक है, तो ये वाक्य नहीं कह सकते हम प्यारे मित्रों, ये वाक्य है, ये सार्थक है, सार्थक शब्दों का समूह है, ये वाक्य है, ये वाक्य नहीं है। हालांकि शब्द हैं लेकिन ये क्या नहीं है, वाक्य नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई परिभाषा प्यारे दोस्तों कि सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहा जाता है, जिससे विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से हो रही हो या अर्थ प्रकट हो रहा हो, पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता हो, ऐसा शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम बहुत ही खास बात पर। मैं बात कर रहा हूं वाक्य के अंग की। किसकी? वाक्य में दो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना वाक्य निर्माण करना संभव नहीं है प्यारे मित्रों। एक तो कर्ता होना ही चाहिए वाक्य में, और एक क्रिया। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके बिना वाक्य निर्माण असंभव है। वाक्य निर्माण असंभव है। एक तो काम को करने वाला होना ही चाहिए, एक जो क्या काम कर रहा है ये बात अपने सामने स्पष्ट होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा वाक्य जो है वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात को विशेषतः आप ध्यान रखेंगे। ये वाक्य जब भी मैं लिखूं तो इन दोनों बातों का आप ख्याल रखें। ठीक है, तो ये तो है इसके महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है,
महत्वपूर्ण घटक। अब ध्यान एक बात पर और देना है आपको। अगर मैं आपसे कहूं मित्रों, मैं कहूं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के अंग, तो याद रखें वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, 2 अंग माने जाते हैं, 2 अंग माने जाते हैं। अब वो 2 अंग कौन कौन से हैं प्यारे मित्रों, मैं वो बात कर लेता हूं आपके साथ में। वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं, और अगर दोनों अंग नहीं, दोनों में से एक भी गायब है तो यकीन मानिए वो वाक्य नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से मैं कह रहा हूं कि आपको वाक्य समझ में आएगा, और आज ही समझ में आएगा। आप अपने दिमाग को खाली करके बैठे, यहां पर केवल सीखने के लिए बैठे आप, तो आपको समझ में आएगा। तो वाक्य के 2 अंग कौन कौन से होते हैं, चलिए वाक्य के 2 अंगों की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो प्यारे मित्रों, वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं जरा मैं बता देता हूं आपको। एक होता है उद्देश्य, एक क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य, और एक होता है विधेय। 2 अंग होते हैं वाक्य में, यानी इनके बिना वाक्य का निर्माण करना संभव नहीं है। उद्देश्य और विधेय होना चाहिए। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए उद्देश्य कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। प्यारे मित्रों ध्यान से समझने का प्रयास करना, जिसके बारे में बात कही जाए वो तो उस वाक्य का क्या है, उद्देश्य है। और जो, या मैं यहां पर कह रहा हूं कि उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। इस बात से इत्तेफाक रखेंगे आप, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है वाक्य के संबंध में। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं। पहली बात क्या लिखी मैंने, उद्देश्य किसे कहते हैं, तो देखना यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पढ़ाई में होशियार महेश खेल में भी अच्छा है। पहले तो एक बात मुझे बता दो प्यारे मित्रों, ये एक वाक्य मैंने यहां पर लिखा है, पढ़ाई में होशियार महेश खेल में भी अच्छा है। तो इसमें ये बताओ कि मैं बात किसके बारे में कर रहा हूं, किसके विषय में कर रहा हूं। आप ये एक कॉमन सी चीज निकालें यहां पर। तो हम बात कर रहे हैं महेश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, महेश के बारे में। भाई होशियार कौन है, महेश है। खेल में अच्छा कौन है, महेश है। तो हम बातें किसकी कर रहे हैं, महेश की कर रहे हैं। तो महेश क्या हो गया इसमें, महेश हो गया है जी उद्देश्य, उद्देश्य, राइट। ये याद रखेंगे आप। महेश क्या हो गया है प्यारे दोस्तों, इसमें उद्देश्य हो गया है, यानी जिसके विषय में बात की जाती है वो उद्देश्य है। और मैं दूसरा उदाहरण यहां पर दिखा देता हूं। राम बहुत अच्छा वक्ता है,
बहुत प्यारा सा ये वाक्य है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? राम की कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं। और राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम क्या हो गया इसका? इस वाक्य का राम हो गया है उद्देश्य। क्या हो गया है दोस्तों? उद्देश्य। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते। उद्देश्य समझ में आ गया? उद्देश्य किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, समझा देता हूं जरा। चलिए अगले नोट्स में चलते हैं। तो यहां पर वाक्य रचना के संबंध में आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दो इसके क्या होते हैं? अंग होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है उद्देश्य। उद्देश्य, और उद्देश्य आपको समझ में आ गया जिसके बारे में बात हो, जिसके विषय में बात हो, विषय में बात हो, विषय में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उदाहरण मैंने दिया आपको, जैसे और उदाहरण मैं देता हूं आपको कि मनीषा यहां पर उदाहरण देता हूं कि उत्कृष्ट यहां पर देखना, उत्कृष्ट है ये प्यारे मित्रों। उत्कृष्ट खिलाड़ी मनीषा खेल रही है। ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है प्यारे दोस्तों। उत्कृष्ट खिलाड़ी मनीषा खेल रही है। अब यहां पर देखना, ये मनीषा तो क्या हो गई प्यारे दोस्तों? मनीषा तो हो गई इसका उद्देश्य। इस वाक्य का क्या हो गई? उद्देश्य। कौन? मनीषा तो इसका उद्देश्य हो गई। और इस उद्देश्य के बारे में बात क्या हो रही है कि वो क्या है? उत्कृष्ट खिलाड़ी है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी किसके बारे में बात हो रही है? मनीषा के बारे में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा वाक्य है, यहां तक उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो ये है उद्देश्य का विस्तार। तो यहां पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि उपयुक्त वाक्य में, यहां पर प्रश्न आ सकता है वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या होगा? विस्तार है। अब यहां पर देखना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपके सामने, उत्कृष्ट। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा उत्कृष्ट खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा खेल। और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा रही है। अब इसमें से ये बताना है कि इस उद्देश्य का विस्तार क्या है, यानी इसके बारे में क्या बात कही गई है, इसके बारे में जो कहा गया है वो इसका विस्तार कहलाता है। तो याद रखना क्या कहा गया है? उत्कृष्ट खिलाड़ी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है ना प्यारे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। तो अब विधेय के बारे में बता देते हैं। यहां पर देखना, उद्देश्य आपको समझ में आ गया। और उद्देश्य कई प्रकार से देखना। उद्देश्य का मतलब होता है, उद्देश्य किसी वाक्य का जो मुख्य बिंदु है, आप यूं भी लगा सकते हैं कि उसी को उद्देश्य कहते हैं। मतलब वाक्य का केंद्र बिंदु, यानी वाक्य जिस पर डिपेंड है पूरा का पूरा, उसे आप उद्देश्य कह सकते हैं। और विधेय किसे कहेंगे? जरा ध्यान देना, विधेय। तो विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों?
विधेय कहते हैं। अब देखना, यहां पर मैं विधेय के लिए उदाहरण दे देता हूं आपके सामने। उदाहरण नंबर 1 अपना विधेय आप किसे कहेंगे? जैसे आपके सामने एक उदाहरण आ गया कि राम बाग में खेल रहा है। ये लो, एक नॉर्मल सा राम जो है वो बाग में खेल रहा है। तो राम किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। अब ये क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों? खेल रहा है। तो ये इसका क्या है? ये इसका विधेय है। विधेय है। ये क्या है? विधेय है प्यारे दोस्तों। वाक्य में उद्देश्य और विधेय हो तभी वाक्य पूर्ण वाक्य कहलाएगा और सार्थक वाक्य बनेगा, अदरवाइज वाक्य का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई है प्यारे दोस्तों। उद्देश्य, विधेय और वाक्य के जो अंग होते हैं, वाक्य के अंग कौन से बताए मैंने? एक कर्ता और एक क्रिया। ये दो तो होने ही चाहिए, कर्म हो या ना हो चलेगा। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आपको, कर्म नहीं भी होता है तो चलता है। जैसे विकास खेलता है। अब बताओ, इसमें विकास क्या है? करता है। और खेलना क्या है? क्रिया है। खेलना क्रिया है और करता विकास करता है, तो बीच में कर्म है क्या? कर्म हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन विकास है। अब बताओ, ये वाक्य पूरा है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वाक्य पूरा नहीं है। ध्यान रखना, बीच में अगर क्रिया नहीं है, विकास अभी भी, यहां पर भी क्रिया है, यहां पर भी होना क्रिया है। होना क्या है? क्रिया है। तो यहां पर भी मान सकते हैं कि वाक्य हो सकता है, लेकिन केवल इतना सा लिख दिया जाए विकास। अब बताओ, वाक्य का पूर्ण अर्थ आपके समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्या ये वाक्य है? नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको अभी तक वाक्य रचना समझ में आई है, नहीं आई है? वाक्य के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पहली बार अगर आप वाक्य रचना पढ़ रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं। अब चलते हैं हम वाक्य रचना की ओर, यानी वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखो प्यारे दोस्तों, वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद करते हैं तो हम किसी चीज को आधार मान करके करते हैं। तो एक जो पहला पॉइंट है वो तो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, और एक है अर्थ के आधार पर। वाक्य का अर्थ ग्रहण करके हम पता लगाएंगे कि ये किस तरह का वाक्य है या वाक्य का कौन सा भेद है, अर्थ के आधार पर। और रचना का मतलब वाक्य की जो बनावट है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये दो आधार हैं, दोनों आधारों के आधार पर हम वाक्य को बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहली जो बात है वो हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और वो तीनों प्रकार नीचे लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, जो निम्न है, यहां पर मैं लिख देता हूं कौन से हैं वो 3 प्रकार जो निम्न है। निम्न है, ये 3 प्रकार हैं वाक्य के, रचना के आधार पर है, याद रखना। पहला है सरल या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ठीक। दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त वाक्य। और तीसरा और जो रचना के आधार पर अंतिम प्रकार है वो है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित
वाक्य। तो प्यारे मित्रों, ये बात आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है कि रचना के आधार पर तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वैसे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो पहले हम रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य है। एक ही बात है, मिश्र कह दो, मिश्रित कह दो, सरल कह दो, साधारण कह दो, एक ही बात है। अब हम एक एक वाक्य को लेकर के चलते हैं, एक एक वाक्य के पर डिटेल हम करते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो वाक्य रचना में हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो कर रहे हैं सरल वाक्य की। वाक्य कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? सरल वाक्य। सरल वाक्य, इसी को कहा जाता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, ठीक है। अब सरल या साधारण वाक्य क्या कहता है वो समझना। इसकी मैं डेफिनेशन दे देता हूं। आपको ये याद रखना है कि सरल या साधारण वाक्य क्या कहता है। जिस वाक्य में एक विधेय, एक उद्देश्य व एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं मित्रों? सरल वाक्य कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, मैं उदाहरण देकर के आपको समझा देता हूं। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक कर्ता और एक क्रिया हो। क्रिया अनेक भी हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य कम से कम एक ही होना चाहिए। उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कर्ता एक ही होना चाहिए। तो याद रखना, वहां पर कौन सा वाक्य होगा प्यारे दोस्तों? वहां पर सरल वाक्य, साधारण वाक्य होगा। मैं उदाहरण देकर के बता देता हूं। ये लो, पहला उदाहरण है हमारे सामने। और पहला उदाहरण क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना। पहला उदाहरण कह रहा है कि मनीषा पढ़ रही है। मनीषा पढ़ रही है, ठीक। यहां पर वाक्य नंबर दूसरा, विकास दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और देख लो, बाजार खुला है। और देख लो, वर्षा हो रही है। कितने ही आप उदाहरण ले सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो, इसमें मनीषा और पढ़ना, एक उद्देश्य मनीषा और एक विधेय पढ़ रही है या पढ़ना, एक विधेय एक उद्देश्य। विकास दिव्य कीर्ति ये नाम है पूरा का पूरा, आप सभी जानते होंगे। मेरे प्रिय सर हैं, मैं माय फेवरेट टीचर दृष्टि, आप सब जानते होंगे। खैर, उनका वे कोई जानकारी की या फिर उनका कोई परिचय दूं, मैं मोहताज नहीं है परिचय के। वो विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं। बाजार खुला है, इसमें एक विधेय एक उद्देश्य है। वर्षा हो रही है, इसमें भी एक विधेय और एक उद्देश्य है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्रों, ये एक विधेय और एक उद्देश्य वाले वाक्य जो होते हैं, वो रचना के आधार पर हम उनको कौन सी श्रेणी में रखेंगे? उनको हम साधारण वाक्यों की श्रेणी में रखेंगे, उनको हम सरल वाक्यों की श्रेणी में रखेंगे। क्लियर है? अच्छे से क्लियर कर लेना इस चीज को। कितने ही उदाहरण देख लेना। अगर मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बढ़ा करके दे दूं, आपको एग्जाम्पल बढ़ा दे दूं, तो आप घबरा मत जाना प्यारे दोस्तों। देखना, यहां पर मैं एग्जाम्पल बढ़ा करके दे देता हूं आपके सामने।
मैं कह दूं यहां पर कि राहुल खेला, दौड़ा और घर चला गया। अब याद रखना, राहुल खेला दौड़ा, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएं। काम करने वाला एक ही आदमी है, एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है। राहुल खेला दौड़ा और घर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अलग अलग वाक्य नहीं है। इसमें अलग अलग वाक्य होते तो कोई दूसरा वाक्य का प्रकार हो जाता, संयुक्त हो जाता, मिश्र हो जाता, लेकिन एक ही प्रकार, एक ही है ये पूरा का पूरा वाक्य, एक ही विधेय है, एक ही उद्देश्य है इसमें। तो याद रखना, काम करने वाला एक ही है। याद रखना, काम करने वाले तीन भी हो सकते हैं, तो विधेय फिर आगे एक होगा। तो इस तरह से जो वाक्य बनते हैं वो किस कैटेगरी में, कौन सी श्रेणी में आते हैं? साधारण वाक्यों की श्रेणी में आते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले वाक्य के प्रकार की। और अगला वाक्य का प्रकार जो है हमारे सामने वो है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, देखो संयुक्त वाक्य की परिभाषा आप क्या कहेंगे कि ऐसे वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य को संयुक्त कर प्रयोगित किया गया हो। प्रयोगित करना संयुक्त वाक्य कहलाता है, वाक्य होता है, कहलाता है, आप यूं कह सकते हैं। या फिर दो उपवाक्यों को जोड़कर दो स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए। स्वतंत्र, उनका अपना अपना अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। याद रखना, दो स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए और तभी हम उसे क्या कह सकते हैं प्यारे दोस्तों? उसे हम कह सकते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कह सकते हैं? संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मैं आपको बता भी देता हूं कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो देखना, इसकी परिभाषा देखना, मैं उदाहरण देख रहा हूं आपके लिए, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वो अपना अर्थ व्यक्त आराम से कर सकते हैं अलग अलग। और ऐसे उपवाक्यों को क्या कहा जाता है? ऐसे उपवाक्यों को या ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा परिभाषा और दे देता हूं आपको, यहां पर जरा ध्यान रखना। परिभाषा सुनना जरा, कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और वे अर्थ प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर ना हो, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है माय डियर? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। और पहला एग्जाम्पल आपके लिए ये रहा। आप मुझे बताना कि ये कौन सा वाक्य है, ठीक है? मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं और इनका एक आपको सिम्टम्स बता देता हूं। इनके बीच में जो योजक होता है वो कौन कौन से होते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। पहले संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कि बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने चले गए। बच्चों ने खाना खाया, एक वाक्य तो यहां खत्म हो गया, और वे खेलने चले गए।
वे खेलने चले गए। अब एक चीज बता दो मित्रों, एक चीज बता दो, क्या ये वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है? और क्या ये वाक्य अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं है? अगर दो वाक्यों को हम किसी योजक से जोड़ रहे हैं तो वहां पर वो संयुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। देखो, जैसे मैं एक अगला उदाहरण ले लेता हूं आपके सामने। ये और है, ये इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो चलिए मैं और ले लेता हूं। जैसे महेश खेल रहा था और गोपाल पढ़ रहा था। अब बताओ, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं और ये और शब्द जो है ये अव्यय शब्द है और ये और शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये यहां पर किसका कार्य कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को संयुक्त करने का कार्य कर रहा है। इसलिए इन वाक्यों को कौन सी श्रेणी में रखेंगे मित्रों? इन वाक्यों को तीसरा उदाहरण और ले लेते हैं। देखना, अर्जुन बार बार असफल हुआ परंतु उसने हार नहीं मानी। मैं इधर ले लेता हूं इसको। परंतु उसने हार नहीं मानी। तो यहां पर देखिए, उसने हार नहीं मानी ये एक अलग वाक्य है और अर्जुन बार बार असफल हुआ ये एक वाक्य है। ये बीच में योजक आ गया है परंतु। तो ध्यान रखना, ये वाक्य, ये जो योजक है ये इसको जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो इसके जो आपको मैं बता दूं, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं संयुक्त वाक्यों को पहचानने के लिए आपको याद रखना है। यदि वाक्य के बीच में और आ जाए, और यदि वाक्य के बीच में तथा आ जाए, वह आ जाए, किंतु आ जाए, एवं आ जाए, लेकिन आ जाए, ये तो है सारे के सारे संयुक्त वाक्य के सिम्टम्स, यानी जो बोलते हो, इसको आप बोलते हो पहचानने के बिंदु। आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अगर वाक्य आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपके सामने आ गया है कि वो वाक्य कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है। तो आप अगर वाक्य के बीच में ये देखते हैं और, अथवा, वह, किंतु, एवं, लेकिन, परंतु, ये अगर शब्द देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो संयुक्त वाक्य का होगा। ऐसा 100% केस में नहीं होता है, ऐसा 100% केस में नहीं होता है। 95% मैं कह सकता हूं कि ऐसा ही होगा। वहां पर कौन सा वाक्य होगा? वहां पर होगा प्यारे मित्रों संयुक्त वाक्य। क्लियर है? अब चलते हैं मिश्र वाक्य की बात कर लेते हैं। चलिए, खैर आज हम साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य की बात साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य को ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और मिश्र वाक्य की बहुत सारी चर्चा करेंगे। मिश्र वाक्य की चर्चा करने के बाद हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि आपको और हमें अच्छी तरह से इस बात से कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े कि वाक्य से कोई क्वेश्चन आया और वो हमारे से गलत हो गया है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।